वालेकुम दोस्तों, साइड भी मौजूद फकर में कुछ आमदद पाएं। जज नहीं जब फड़े जा रहे, स्पीटा फड़ लिया उन्होंने। और इस मरतबा जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि आईनी बेंच के रूबरू जो भी जाता है, जनाब जज साहिबान, चाहे वो मीनुद्दीन खान साहब हों या जमाल मंदोखेल साहब हों, वो तो जनाब उधेड़ के रख देते हैं। और ये जो चीथड़े उड़ा रहे हैं आजकल, वो तो अपनी मिसाल आप है। और आज के केस के अंदर तो लतीफ खोसा साहब, जो कि बड़े ही सीनियर वकील हैं और बुशरा बीबी साहिबा के मंजूर नजर भी हैं, उनको आईनी जज साहब ने जिस तरीके से रोला है वो तो जनाब देखने से ताल्लुक रखता है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि लतीफ खोसा की इबरतनाक धुलाई हुई है और उनकी दरखास्त को मुस्तरद करके डस्टबिन की जीनत बना दिया है, और उसके साथ साथ उनको वो खरी खरी सुनाई है कि जनाब अल्लाह की पनाह। आज तो आईनी जज साहिबान जो हैं वो अपने जोबन पर थे, क्योंकि आज आईनी बेंच के रूबरू जो मुकदमात थे वो सब के सभी हाई पावर केस थे। ऐसे ऐसे केस थे जिसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा पहलू थे वो सामने आ सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि आईनी बेंच के रूबरू अगर 9 मई के हवाले से इमरान खान की दरखास्त ज़ेरे समाअत हो, जिसमें आईनी बेंच के रूबरू दरखास्त के अंदर इमरान खान इस बात की इस्तदा कर रहे हों कि 9 मई के वाकयात पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और 9 मई के वाकयात की तहकीकात की जाए, तो इस केस की समाअत कितनी अहमियत इख्तियार कर लेती है। या आईनी बेंच के रूबरू 25 मई के वाकयात पर तौहीन अदालत का केस हो और उस केस के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और जमाल खान मंदोखेल साहब के दरमियान जो है वो जुमलों का तबादला हो रहा हो, और उसके अंदर अमीनुद्दीन खान साहब इमरान खान साहब की मौजूदगी की तरह लगाएं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस केस की समाअत कौन से लेवल पर जारी होगी। या इमरान खान साहब के हवाले से एक दरखास्त हो जो आईनी बेंच सुन रहा हो और इस दरखास्त के अंदर इस बात की इस्तदा की गई हो कि इमरान खान को अडयाला जेल से यानी पंजाब की कस्टडी से निकालकर खैबर पख्तूनख्वा की कस्टडी में दे दिया जाए और इमरान खान को अडयाला जेल की बजाय पेशावर जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए, तो इस केस की जो नज़ाकत है या इसके अंदर जो छुपे हुए पहलू हैं वो किस कदर अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का मामला हो। और अगर इमरान खान साहब का मुतालबा हो कि सियासत के अंदर मुदाखलत हो रही है और मुदाखलत जो है वो नादीदा हाथ नामालूम लोग कर रहे हैं, और मुतालबा ये हो कि नामालूम को सियासत से निकाल दिया जाना चाहिए और मुख्तलिफ इदारों में मौजूद जो पॉलिटिकल सेल्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है कि इस दरखास्त की अहमियत किस हद तक ज्यादा होगी। और सबसे बढ़कर ये कि मिलिट्री ट्रायल जो सिविलियंस का है उस केस के अंदर जो है वो दरखास्तें धड़ाधड़ आ रही हों और उस दरखास्त को जनाब लतीफ खोसा साहब उसकी पैरवी कर रहे हों और आईनी बेंच ने इसी केस से अपनी स्पीड पकड़ी हो और लतीफ खोसा का कचूमर निकाल दिया हो, तो इस केस की जनाब अहमियत किस कदर ज्यादा होगी। अगर आप ये कहें कि हमें इसी केस से अपनी कार्रवाई का यानी आज के वीलॉग का आगाज करना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप गलत कह रहे होंगे, क्योंकि इस केस के अंदर जिस तरीके से समाअत हुई थी वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। 9 मई के वाकयात से पहले जो जुडिशियल कस्टडी है इस वक्त जो हमारे मिलिट्री ट्रायल के हवाले से वो अहमियत की हामिल है, क्योंकि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश है कि मिलिट्री ट्रायल ना हो और उस हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तें सामने आ रही हैं। कल जनाब जो थे जवाद ख्वाजा साहब, उनकी दरखास्त थी जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री ट्रायल को उस वक्त तक रोकने की इस्तदा की थी जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता, और आईनी बेंच ने इस इस्तदा को मुस्तरद भी कर दिया था और जवाद ख्वाजा साहब को 20,000 रुपए का जुर्माना भी कर दिया था। आज एक इसी केस के अंदर एक नई दरखास्त यानी एक नया लुच को फ्लाई करने की कोशिश की गई और इस मरतबा लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आए। लतीफ खोसा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से इस बात की इस्तदा की कि वो तमाम लोग जो इस वक्त मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री कस्टडी में हैं, उन तमाम लोगों को फौजी कैद से निकालकर सिविलियन जेलों के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए और उनको मुलाकातों की जो कि उनके अहले खाना है उनसे इजाजत दी जाए। और इस दरखास्त के ऊपर आईनी बेंच बरहम हो गया। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जनाब आप कौन सी ऊट पटांग दरखास्तें लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आपकी इस दरखास्त पर आपको मालूम है कि कौन सा आपके खिलाफ
खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आप, मुझे ऐसे लगता है, जानबूझकर इस केस को फाइनल स्टेजेस तक नहीं जाने देते। कल भी एक दरखास्त सामने आई थी जिसका मतमे नजर यही नजर आ रहा था कि ये जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस है इसको गो स्लो पर लेकर जाया जाए। गुज़िश्ता समातों के दौरान भी मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए इस केस के हकीकी मेरिट्स पर बात नहीं की जा रही, और आज भी लतीफ़ खोसा साहब आप जिस तरह की दरखास्त लेकर आए हैं ये भी इसी बात का तकाजा करती है कि इस केस को गो स्लो के ऊपर लेकर जाया जाए, क्योंकि मेन केस पीछे रह जाएगा और इस तरह की मुतफरिक दरखास्तें सामने आती रहेंगी। कोई कहेगा जनाब 26वीं तरमीम तक मौखर कर दिया जाए, और कोई इस बात की इस्तदा कर रहा होगा कि जनाब इस केस को उठाकर या कैदियों को मिलिट्री कस्टडी से लेकर सिविलियन कस्टडी में दे दिया जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कतई तौर पर नामंजूर हैं, और इस मामले के ऊपर जनाब खचाई हुई शदीद किस्म की लतीफ़ खोसा साहब की, और फिर लतीफ़ खोसा साहब की इस खचाई के नतीजे में जो आईनी बेंच है उसने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को सख्त तंबीह भी की, और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की मजीद समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया। इसी वाले से दूसरा इंपॉर्टेंट केस था 9 मई के वाकयात के ऊपर, और इस केस के अंदर भी जनाब हामिद खान साहब और आईनी बेंच के जो मोहतरम जज साहिबान हैं उनके दरमियान शदीद किस्म की जनाब जो है ना वो मैं अगर ये कहूँ कि अल्फाज का तबादला हुआ तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस आईनी बेंच के रूबरू हामिद खान साहब ने दौरान समाअत जजिस को मुखातब करते हुए कहा कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो कराएं कि 9 मई को क्या हुआ था। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। और इन रिमार्क्स के अंदर जनाब हामिद खान साहब ने बहुत ही ज़्यादा, मैं अगर ये कहूँ कि बारीकी के साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ को उठाने की कोशिश की, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इन रिमार्क्स जिनका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है उनके अंदर मिलिट्री डोमिनेंस की बात की है सिविलियंस इदारों के ऊपर हामिद खान ने, कि गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी तमाम इदारे इस वक्त फौज के ताबे हैं। और इस तरह के रिमार्क्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने उठाना बहुत ही ज़्यादा मानी खेज था, क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह के भी रिमार्क्स आते तो उसके नतीजे में रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हर तरह के टॉक शोज़ के अंदर इन्हीं बातों को लेकर चर्चा हो रही होती कि जनाब ये गल की कहती है मीनुद्दीन खान साहब ने, ये रिमार्क्स क्या दे दिए जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब ने। तो इसके ऊपर जस्टिस मुसर्रत हिलाली का कहना था कि मार्शल लॉ में फौज खुद आती है, तलब नहीं की जाती। यानी उनका ये कहना था कि आपने ये जो फौज एहतजाज करने पर तलब करने की बात की है ये कतई तौर पर नामुनासिब बात है, क्योंकि इस एहतजाज के लिए फौज खुद नहीं आई थी बल्कि उसको तलब किया गया था। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा की बात को सेकंड किया जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने, जिनका ये कहना था कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को चैलेंज करें। और चूंकि ये बात का बराह रास्त ताल्लुक 9 मई के वाकयात से नहीं था, लेकिन चूंकि ये जो मौजूदा एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइनल कॉल बुरे तरीके से मुस्तरद हुई, हामिद खान साहब ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से इस फाइनल कॉल के ऊपर होने वाला जो भी क्लैशेस थे उसको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी केसेस के जरिए अंडर डिस्कशन लाया जाए और गवर्नमेंट को कटारे में लाकर खड़ा किया जाए और फौज को भी कटारे में लाकर खड़ा किया जाए और उनके ऊपर ये जो सारे का सारा बर्डन है एहतजाज का और एहतजाज को डिस्पर्स करने के हवाले से गोली क्यों चलाई वाला जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है उसको भी किसी ना किसी तरीके से इस मामले के अंदर ज़ेरे बहस लाया जाए। और इसको उठाया जनाब हामिद खान साहब ने इन जुमलों में, जिसका जवाब दिया पहले मुसर्रत हिलाली साहिबा ने, फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तो हामिद खान साहब की अखीर ही कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप मार्शल लॉ कह रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त आइन मुअत्तल किया जा चुका है या आइन इस वक्त वजूद ही नहीं रखता, और अगर आइन मौजूद ही नहीं है तो फिर हमारे यहाँ पर बैठने और आपका
ہمارے سامنے کھڑا ہو کر مختلف آئینی حوالے دینے کا کیا معنی ہے، اور یہ بہت ہی زبردست قسم کے ریمارکس تھے جو جناب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی طرف سے سامنے آئے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے یہ بات بھی دی گئی کہ کیا کسی اتھارٹی کا کوئی ایسا حکم موجود ہے جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب حامد خان صاحب کی بتی گل ہو گئی، اور حامد خان صاحب اس کے بعد آئیں بائیں شائع کرتے ہوئے یہ بات کہنا شروع ہو گئے کہ جناب 9 مئی کے بعد سینکڑوں مقدمات قائم ہوئے، ایک سیاسی جماعت کو دیوار پر لگا دیا گیا، جس پر جمال خان مندوخیل نے جناب سوال کیا کہ آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا، جس پر حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی صوبے کا نہیں بلکہ پورے ملک کا معاملہ ہے، اسی لیے ہم سپریم کورٹ آئے۔ جسٹس امین الدین خان نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ رجسٹرار آفس کا اعتراض لگا ہے کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں، آپ ٹھوس وجہ بتائیں۔ بادی نظر میں تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور نہیں ہونے چاہیے، جس پر حامد خان نے کہا کہ آپ اعتراضات دور کر کے میرٹ پر دلائل سنیں تو میں عدالت کو مطمئن کر دوں گا، جس پر آئینی بینچ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو دور کر دیا، اور جسٹس امین الدین نے حامد خان کو کہا کہ کیس دوبارہ مقرر ہونے پر اٹھائے گئے سوالات سے عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔ یعنی امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بنائے جانے والے بیانیے کا بھی زبردوز ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ اب عدالت بیٹھی ہے، 7 جج بیٹھے ہیں، اور 7 ججز کے سامنے حامد خان نے پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کو درست ثابت کرنا ہے کہ 9 مئی کے اوپر فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا، اور اگر حامد خان صاحب اس بات کو اسٹیبلش کر دیں گے کہ 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا تو گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ زبردست ہو جائے گا۔ لیکن اگر حامد خان صاحب اس نقطے کو عدالت کے روبرو ثابت نہیں کر پاتے تو پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے حوالے سے بیانیے کا تو نکل جائے گا جنازہ، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سمیت جو دیگر رہنما ہیں ان کے لیے بھی بچ نکلنے کا معاملہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اسی لیے مختلف بیانوں کے ذریعے مختلف جو درخواستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اسی والے سے ایک اور درخواست جو آج سپریم کورٹ کے روبرو تھی وہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقلی کے حوالے سے تھی۔ حالیہ دنوں کے اندر بیرسٹر گوہر خان صاحب اور دیگر پی ٹی آئی لیڈرشپ نے اس بات کا انکشاف کیا، اور بیرسٹر گوہر نے تو اس بات کا ذکر میرا خیال ہے حامد میر صاحب کے شو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کو یہ پیشکش موصول ہوئی تھی کہ عمران خان کو پشاور میں منتقل کیا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا میں، اور ان کی اس سٹیٹمنٹ کا اس کیس کے ساتھ اگر رابطہ ہے تو یہ اسی بات کو توثیق کرے گا یا اس بات کو رد کرے گا کہ واقعتاً گورنمنٹ اس معاملے میں سیریس ہے۔ لیکن آئینی بینچ نے اس معاملے کو میرٹ پر دیکھا اور اس درخواست کو مسترد کر دیا کہ جناب عمران خان کا خیبر پختونخوا کی کسی بھی جیل میں منتقل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس درخواست کو اگر کیا جائے گا تو وہ انٹرٹین کیا جائے گا تو وہ یا تو عمران خان کی طرف سے خود آئے یا ان کی اہلیہ کی طرف سے آئے یا ان کی پارٹی کی طرف سے آئے، تبھی اس درخواست کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ کسی شہری کی بنیاد کے اوپر کی درخواست کے اوپر یہ جناب جو معاملہ ہے اس کو کسی بھی طور پر انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی درخواست جو اس سپریم کورٹ کے سامنے تھی وہ 25 مئی پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی تھی، اور اس کارروائی کے دوران سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جو ہے وہ کیس کی سماعت کی اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا حکومت اس درخواست کو چلانا چاہتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے درخواست پر سماعت چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 25 مئی کو لانگ مارچ کیا اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، جس پر امین الدین خان صاحب نے حکومت کی بھی بتی گل کی، یہ کہتے ہوئے کہ اگر حکومت اس درخواست کو چلانا چاہتی ہے اور اگر عدالت نے نوٹس کیا اس حکومت کی خواہش کے اوپر عمران خان کو، تو پھر بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش بھی کرنا ہوگا، اور عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کرنے کا مطلب ہے کہ حکومت کی بتی گل، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی۔ پھر جناب جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی یہاں پر انٹری کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ کو کیوں جو ہے وہ جذباتی ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا اور عمران خان کا معاملہ ہے، آپ کو مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ جمال خان مندوخیل نے اس بات کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا کہ عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے، براہ کرم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جواب جمع کرا دیا گیا ہے، عدالت کا زبانی حکم ان تک نہیں پہنچ سکا تھا، موبائل سروس بھی بند تھی، اسی وجہ سے وکلا کا عمران خان سے رابطہ نہیں ہوا۔
जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब दिया गया है और इन रिमार्क्स के बाद इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। और सबसे आखिर में दरख्वास्त आती है नामालूमों की हुकूमत के हवाले से, यानी खुफिया इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने के हवाले से केस की। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा और हसास इदारों में सियासी सेल ख़त्म होने की रिपोर्ट तलब कर ली है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हदायत की है कि FIA अदालत को मुतमईन करे कि अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हो चुका है। और ये केस भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से इस बात का मुसलसल इजहार किया जाता है कि खुफिया हाथ हरकत में आ गए, फरिश्ते आ गए, महकमा ज़राअत आ गया, मुख्तलिफ इस तरह के नाम लिए जाते हैं। अब इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है और जमाल खान मंदोखेल ने इस केस के ऊपर जो है वो इस्तफसार भी किया कि क्या FIA ने अपना काम किया है, क्या हसास इदारों ने सियासी सेल के खात्मे का बयान हल्फी दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस पर जवाब दिया कि हसास इदारों का आईन व कानून के तहत सियासत में कोई किरदार नहीं, जिस पर जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि बयान हल्फी नहीं लिया तो हसास इदारों के सरबराहान से बयान हल्फी लिया जाए और फिर अदालत को इस हवाले से रिपोर्ट तलब की जाए और फिर इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। आज की ये जो केस है, जिस तरह की समाअत हो रही है, मैंने आपको बताया था एक अपने व्लॉग में कि 7 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ये वो टाइम है जब इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चलेंगे। और ये जो मुकदमात चल रहे हैं ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब क्या जो बयानिया है अब आईनी बेंच के सामने या तो दुरुस्त साबित होगा या गलत साबित होगा। और अगर दुरुस्त साबित हो गया तो इमरान खान की जीत है, लेकिन अगर वो गलत साबित हो गया तो फिर इमरान खान के पास किसी तरह का कोई और रास्ता नहीं बचेगा मासिवा इसके कि वो अदालती फैसलों के सामने सर झुकाएं और अपनी गलती को तस्लीम कर लें। लेकिन जहां तक इमरान खान है तो वो तो जनाब ना गलती मानेगा ना ही इस बात को तस्लीम करेगा कि उसका बयानिया गलत था। हाँ, झूठा करार देगा तो सिर्फ आईनी बेंच को यानी सुप्रीम कोर्ट को। और अब इमरान खान साहब के लिए शायद ये वाली स्पेस भी खत्म हो रही है। अपने आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।